आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जीन पियाजे थ्योरी। मतलब कि जीन पियाजे की जो थ्योरी है, दो थ्योरी है। एक हमारी कोग्निटिव डेवलपमेंट है और एक मोरल डेवलपमेंट है। मोरल डेवलपमेंट की बात हम आगे करेंगे आगे की क्लास में। आज की हमारा सिर्फ कोग्निटिव डेवलपमेंट मतलब कि संज्ञानात्मक विकास पर हम बात करेंगे, ठीक है। और जो नैतिक विकास है उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, वो एक सेपरेट वीडियो होगी, है ना। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? मेंटल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोग्निटिव डेवलपमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। और जीन पियाजे ने क्या बोला है? चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज। बच्चे क्या है? एक्टिव बिल्डर है नॉलेज के। किस तरह से? द प्रोसेस ऑफ नोइंग और एक्वायर नॉलेज इज नोन एज कोग्निशन। मतलब कि वो क्या है हमारा? कोग्निशन क्या होता है? हमारा नॉलेज ही होता है ना, जो बच्चों का जानना, है ना। बच्चे कुछ भी चीज जानते हैं, एक्वायर करते हैं, मतलब कि अर्जन करते हैं, है ना। तो वो क्या कहलाता है? हमारा कोग्निशन कहलाता है ना। तो वो बच्चे कैसे करते हैं? एक्सप्लोर करके करते हैं, है ना। तो अब देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ नोइंग एंड एक्वायरिंग नॉलेज is known as cognition, ठीक है। तो इसके अलावा ये आपकी जो क्लास है, ये आपकी सीटेट के लिए तो बेनिफिशियल ही है ही। और ये इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी होता है उसके उसके दृष्टिकोण से बनाई गई है। तो इसमें हम काफी ब्रीफ में डिस्कस करते हैं, डीपली डिस्कस करते हैं, है ना। तो देखिएगा आगे क्या बोला गया है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? चिल्ड्रंस कैसे सीखते हैं? चिल्ड्रन एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटी हेल्प्स देम इन डेवलपिंग देयर स्कीमा। चिल्ड्रन एक्टिविटी, चिल्ड्रन की जो हमारी एक्टिविटी होती है और एक्सपीरियंस helps them, ये सब क्या करते हैं? मतलब कि चिल्ड्रन कोई एक्टिविटी करता है, एक्टिविटी करने के बाद वो उससे क्या मिलता है? उसे एक्सपीरियंस मिलता है ना। तो वो क्या मदद करती है उसे? उसके स्कीमा को डेवलप करने में, डेवलपिंग द स्कीमा, है ना। उसके दिमाग में ये मतलब कि छोटा बच्चा है, वो कुछ भी एक्टिविटी करता है, उसको कुछ भी छोटा खिलौना दे दिया तो उसे खोल खोल के देखेगा, है ना। जैसे कि स्विच है, उसके अगर नीचे के लेवल पर ही अगर हम स्विच को बना देते हैं, है ना, तो वो वहां पे जाके जाएगा, उसमें उंगली डाल के देखेगा। इसीलिए हम स्विच को ऊपर बनाते हैं ताकि बच्चा सेफ रहे, है ना। तो यही बातें रहती हैं। ये क्या है? चिल्ड्रन एक्टिविटी करके एक्सपीरियंस करता है, फिर उससे जो सीखता है उससे क्या होता है? उसके स्कीमा का डेवलप होता है, मतलब स्कीमा का विकास होता है, ठीक है। चिल्ड्रन क्या है? एक्टिव एक्सप्लोरर्स है ना। चिल्ड्रन क्या है हमारा? एक्टिव एक्सप्लोरर्स और एक्टिव एक्सप्लोरर्स, ठीक है। तो इसके अलावा हमारा क्या है? कोग्निशन। अब कोग्निशन की बात करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। अभी एक बच्चे का डाउट था कि एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज और उसके अलावा एक्टिव एक्सप्लोरर क्या एक ही बात है या अलग अलग है? तो क्या करता है बच्चा? सबसे पहले क्या करता है? एक्सप्लोर करता है चीजों को, है ना। तो चीजों को एक्सप्लोर करने के बाद वो अपनी नॉलेज को बिल्ड करता है ना। तो एक्सप्लोर और बिल्ड दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। अब देखिएगा कोग्निशन में बात करते हैं हम।
कोग्निशन, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, नॉलेज, है ना, मेंटल स्किल्स, मेंटल स्किल्स। तो कोग्निशन में हमारा क्या क्या आ जाता है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा कोग्निशन में आ जाता है, क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके अलावा और क्या आता है हमारा, हमारा रीजनिंग, हमारी थिंकिंग, है ना, रीजनिंग यानी तर्क करना, और हमारी थिंकिंग यानी सोचना, ये हमारा किस में आता है, कोग्निशन में आता है। ठीक है, उसके अलावा और क्या क्या आता है हमारा, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, है ना। उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, हमारा मेमोरी इसमें आ जाएगा, हमारा परसेप्शन इसमें आ जाएगा, उसके अलावा हमारी अटेंशन भी इसमें आएगी, और क्या क्या आ सकता है, उसके अलावा हमारी इमेजिनेशन भी आती है ना, इमेजिनेशन, और उसके अलावा हमारा अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या किस में आ जाता है, कोग्निशन में आ जाता है ना। तो उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं स्कीमा की, है ना, ये हमने कोग्निशन की बात करी, अब हम स्कीमा की बात करते हैं। इसको हम स्कीम भी बोल देते हैं, है ना। स्कीमा की अगर हम बात करें तो हम इसको स्कीम भी बोल देते हैं। और ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, या फिर हम कह सकते हैं ओरिजिन ऑफ नॉलेज, ओरिजिन ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, स्कीमा। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं, इसके बाद आगे की बात करते हैं। इसके अलावा हमारा बेसिक बिल्डिंग्स ब्लॉक ऑफ माइंड, है ना, ये भी हमारा इसमें आ जाएगा। और उसके अलावा हमारा क्या आ जाएगा, उसके अलावा हमारा आता है हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज, है ना, जो हमारे दिमाग में नॉलेज है उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो हमारे दिमाग में है अभी, है ना। उसके अलावा पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके अलावा एग्जिस्टिंग नॉलेज, ठीक है। तो स्कीमा में क्या होता है हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज होती है ना। उसके अलावा ओरिजिन ऑफ नॉलेज क्या है हमारा, एपिस्टोमोलॉजी है, ये हमारा एपिस्टोमोलॉजी है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ नॉलेज हमारा एपिस्टोमोलॉजी है, ये अलग बात होती है ना, ये ओरिजिन ऑफ नॉलेज है। और थ्योरी ऑफ नॉलेज भी हमारा क्या होता है, एपिस्टोमोलॉजी। ठीक है, तो स्कीमा में अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज हो जाएगा, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड है ना। और स्कीमा क्या है, पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन की पॉकेट्स है ना। और हम इसे क्या बोल सकते हैं, एग्जिस्टिंग नॉलेज, मतलब कि हमारे दिमाग में जो नॉलेज है वो कहां पर है, हमारी स्कीमा में है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन क्या है, लिटिल साइंटिस्ट है ना। इसको मैं रफ कर देता हूं। तो अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे
अकॉर्डिंग टू पियाजे बच्चे क्या है हमारे, बच्चे क्या है, एक्टिव बिल्डर्स हैं नॉलेज के, है ना। उसके अलावा हमारे क्या है, चिल्ड्रंस आर लिटिल साइंटिस्ट, चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट। ये जीन पियाजे ने इस बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट क्यों बोला है, क्योंकि उनके आसपास कुछ भी होता है वो हर चीज को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं ना, हर चीज को खोल खोल के उसे सीखने की कोशिश करते हैं, है ना, उसमें क्या है। इसलिए पियाजे ने क्या बोला है, बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोला है और एक्टिव एक्सप्लोरर है, हर चीज को एक्सप्लोर करते हैं, है ना, हर चीज को एक्सप्लोर करने की इच्छा रखते हैं, हर चीज को एक्सप्लोर करके देखते हैं, उससे ही वो सीखते हैं, इसीलिए उनको क्या बोला है, लिटिल साइंटिस्ट बोला है। चिल्ड्रन क्या है, एडल्ट से डिफरेंट क्या करते हैं, थिंकिंग रखते हैं, ना। चिल्ड्रन क्या करते हैं, एडल्ट और चिल्ड्रन की जो थिंकिंग है वो अलग होती है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, चिल्ड्रन think differently from adults, think differently from others, बच्चे क्या है, एडल्ट से अलग सोचते हैं, है ना। नॉट इन क्वांटिटी बट इन क्वालिटी, नॉट इन क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी में तो वो अलग नहीं सोचते, उन्हें पता है ये 5 है, ये 2 मार्कर है, तो ये बच्चों को भी 2 दिखेंगे और एडल्ट्स को भी 2 दिखेंगे, है ना। तो क्वालिटी में तो मतलब क्वांटिटी में तो कोई चेंज नहीं है, बट इन क्वालिटी चिल्ड्रन के दृष्टिकोण से कुछ अलग क्वालिटी है ना, और एडल्ट के दृष्टिकोण से कुछ अलग क्वालिटी है, तो ये इनमें डिफरेंस रहता है ना। चिल्ड्रन थिंक डिफर इन काइंड देन इन अमाउंट, ठीक है, वही बात है, क्या है, चिल्ड्रन थिंक डिफर इन काइंड, चिल्ड्रन थिंक डिफर, ठीक है, इन काइंड देन इन अमाउंट। ठीक है, तो इनका काइंड क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, और इसकी अमाउंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। अमाउंट यानी क्वांटिटी, है ना, अमाउंट यानी हमारी क्वांटिटी, ठीक है, और काइंड हमारा क्या हो जाता है, टाइप्स, है ना, जो कि हमारा प्रकार, कितने प्रकार के, है ना, वो हमारा काइंड होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या करा है, जीन पियाजे ने जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी की बात करी है। किसकी बात करी है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। तो अगर मैं जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी की बात करता हूं तो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे संबंधित है, हेरिडिटी से। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी क्या है, हेरिडिटी, और हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इसी से संबंधित है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी किससे संबंधित है, हमारा हेरिडिटी से। ठीक है, उसके अलावा क्या है, डेवलपमेंट है हमारा डिसकंटिन्यूअस बोला है, डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस बोला है। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, पहले हम पढ़ रहे थे कि डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलता है ना। लेकिन जीन पियाजे ने क्या बोला है, डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस,
मतलब कि इसमें स्टेजेस हैं, है ना। एक स्टेज में बच्चा इतना ग्रो करेगा, फिर दूसरी स्टेज आएगी, इसमें ये बात होगी, फिर तीसरी में कुछ अलग होगा। तो ये डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस बोला है कि इसको, है ना। तो ये है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिएगा जीन पियाजे क्या है हमारे, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। क्या है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, रचनावाद, है ना। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। इसमें क्या है, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सीखता है। इसमें क्या बोला है, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सीख रहा है ना, पार्टिसिपेट करता है हर चीज में, तब वो सीखता है। उसके अलावा कोग्निटिव डेवलपमेंट की मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम कोग्निटिव डेवलपमेंट हमारा किस एज में होता है। मैक्सिमम हमारा डेवलपमेंट होता है 14 और 15 ईयर्स की एज में। हमारा मैक्सिमम कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है 14 और 15 ईयर्स की एज में, ठीक है। तो 4 फैक्टर्स दिए हैं हमारे, 4 फैक्टर्स दिए हैं जीन पियाजे ने। तो 4 फैक्टर्स हमारे क्या क्या रहेंगे। फर्स्ट हमारा मैच्योरेशन, फर्स्ट हमारा मैच्योरेशन रहेगा। सेकंड हमारा एक्सपीरियंस रहेगा। मैच्योरेशन हमारा किससे संबंधित होता है, हेरिडिटी से। किससे संबंधित है, हेरिडिटी से। और एक्सपीरियंस हमारा किससे संबंधित रहेगा, एक्टिविटी से। एक्सपीरियंस हमें कब मिलेगा, एक्टिविटी करके हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, है ना। और मैच्योरेशन हमारा हेरिडिटी। उसके अलावा हमारा सोशल इंटरेक्शन आएगा हमारा थर्ड पॉइंट, थर्ड फैक्टर हमारा सोशल इंटरेक्शन। एंड लास्ट हमारा क्या रहेगा, लास्ट हमारा क्या रहेगा, इक्विबलेशन। ठीक है, इक्विलिब्रेशन, है ना। तो ये रहेगा हमारा लास्ट। तो ये हमारे 4 फैक्टर्स हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं इक्विलिब्रेशन की। अगर मैं बात करूं तो हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रेशन, यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो इक्विलिब्रेशन की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारा 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। 2 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट हमारा एडप्टेशन, फर्स्ट हमारा एडप्टेशन एंड सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एडप्टेशन में हमने चीजों को 2 प्रकार से डिवाइड करा है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। यहां पर क्या है, हमने 2 प्रकार से डिवाइड किया है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। तो जानते हैं एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में क्या होता है। एसिमिलेशन में क्या होता है, हमारी प्रीवियस नॉलेज या फिर हम बोल सकते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज, है ना। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, ठीक है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज, और वी कैन से एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो ये क्या है हमारा एसिमिलेशन। और अगर मैं एकोमोडेशन की बात करता हूं तो एकोमोडेशन में क्या होगा, चेंज इन प्रीवियस नॉलेज में। हम प्रीवियस नॉलेज में कुछ भी चेंज करते हैं ना, वो हमारा क्या हो जाता है, एकोमोडेशन।
ठीक है, चेंज इन प्रीवियस नॉलेज। ये क्या है हमारा, इसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब कि चेंज कर सकते हैं, है ना। पुरानी हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, उसी में हमने चेंज किया, तभी तो हमने चेंज इन प्रीवियस नॉलेज, उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, है ना। तो हमारा क्या मॉडिफिकेशन। उसके अलावा हमारा एडजस्ट करते हैं, हम इसमें मैनिपुलेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं स्कीमा का एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को, कि वो है क्या। ठीक है, आप लोगों को पूरा ठीक से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की। स्कीमा, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन है ना, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। ठीक है, इनका भी एक सीक्वेंस रहता है ना। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, एसिमिलेशन। क्या आता है हमारा, एसिमिलेशन। देखो आप छोटे रहते हैं ना, आपको आपके माता पिता बता देते हैं कि ये क्या है, हमारा डॉग है ना, इसको हम डॉग बोलते हैं। तो आपने क्या करते हैं, आप अपने दिमाग में वो चीज सेव कर लेते हैं, है ना, उस नॉलेज को सेव कर लेते हैं, किसमें, अपने स्कीमा में सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो वो हमारा एसिमिलेशन होता है कि किसी ने हमें कुछ बता दिया और हमने वो सेव कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा आता है इक्विलिब्रेशन। इसमें क्या होता है, आप कहीं गए, आपने देखा कि इसकी भी पूंछ है, इसकी, है ना, मतलब कि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, तो ये भी एक डॉग है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, इक्विलिब्रेशन। ठीक है, मतलब कि डॉग है, तो ये सामने तुम्हारे डॉग है, तो तुमने उसे पहचान लिया कि ये डॉग है। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा क्या, न्यू सिचुएशन। अब तुम्हारे सामने डॉग की जगह डॉग ना आकर के कैट आ गई, है ना, न्यू सिचुएशन आ गई, उसकी भी काफी हद तक कैरेक्टरिस्टिक सेम है ना। तो हमारे पास क्या आ गई, न्यू सिचुएशन आ गई, क्या, कैट आ गई। यहां पर क्या था, इक्विलिब्रेशन, डॉग है तो डॉग दिखा आपको, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, कैट आ गई। नेक्स्ट सिचुएशन आई, न्यू सिचुएशन में क्या आई, कैट आ गई। तो आपने सोचा कि क्या ये छोटा कुत्ता तो नहीं है, छोटा पप्पी तो नहीं है ना, इसको हम छोटा पप्पी हो ये, है ना। तो एक न्यू सिचुएशन आई, तो इसके बाद क्या आया, डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ। डिसइक्विलिब्रेशन क्रिएट हुआ, है ना। तो फिर डिसइक्विलिब्रेशन क्रिएट हुआ, तो फिर किसी ने आपको बताया कि ये डॉग नहीं है, इसको हम कैट बोलते हैं, इसके कुछ अलग फीचर्स हैं, है ना। तो आपको समझ आया कि डॉग अलग होता है और कैट अलग होती है। तो यहाँ पर उसको फिर हम आपने बता दिया, तो आपने वो सारी बातें अपने दिमाग में सेव कर ली, मतलब कि प्रीवियस नॉलेज में कुछ एड ऑन कर लिया, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एकोमोडेशन। ठीक है, मतलब कि प्रीवियस नॉलेज में कुछ ऐड कर लिया, वो हमारा क्या है, एकोमोडेशन। ठीक है, यहां पर सबसे पहले आपको बताया किसी ने कि ये डॉग है ना, डॉग ऐसे दिखता है, इसके फीचर्स ये होते हैं। तो आपने डॉग को देखा, इक्विलिब्रेशन क्रिएट हुआ कि हाँ डॉग है, आपने सही पहचाना, ठीक है। उसके बाद अचानक से आपके सामने बिल्ली आ गई, तो है ना, तो एक न्यू सिचुएशन क्रिएट हुई, क्योंकि उसके बारे में तो आपको नॉलेज नहीं है, उसके बारे में तो नहीं पता। आपने देखा कि ये किस प्रकार का जानवर है ना, क्या ये छोटा पप्पी तो नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, आपके सामने डिसइक्विलिब्रेशन क्रिएट हुआ। ठीक है, फिर आपको किसी ने बताया कि ये, इसको हम कैट बोलते हैं, इसकी कुछ अलग फीचर्स होते हैं, है ना। तो आपने पुरानी जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, प्रीवियस नॉलेज थी, उसमें कुछ चेंज किया, है ना। तो उसके बाद अपने स्कीमा में सेव कर ली नई नॉलेज, है ना, उसमें एड ऑन कर ली, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एकोमोडेशन। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अब पियाजे की
फोर्थ स्टेज पर क्या है, SPCF। 4 स्टेज है हमारी जिसको हम याद करते हैं SPCF। फर्स्ट हमारी सेंसरी मोटर, ये प्री ऑपरेशनल, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और ये फॉर्मल ऑपरेशनल, है ना। तो ये 4 स्टेजेस का हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं। तो एस से हमारा क्या हुआ, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। और पी से हमारा क्या हुआ, पी से हमारा क्या बना, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये हमारी कब से कब तक रहती है, ये हमारी 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष हमारी क्या चलती है, प्री ऑपरेशनल। और सेंसरी मोटर हमारी 0 से 2 ईयर्स। मतलब कि जो टाइम पीरियड हमारा इन्फेंसी का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो टाइम पीरियड होता है हमारा सेंसरी मोटर का, है ना। उसके बाद हमारी प्री ऑपरेशनल 2 से 7 हो गई। उसके बाद आती है हमारी क्या आती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो हमारी 7 से 11 वर्ष है। क्या आती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ऑपरेशनल स्टेज जो हमारी क्या है, 7 से 11 वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारी क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, है ना, जो हमारी कब से कब तक है, 11 ईयर्स से अबव, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो ये हमारी क्या है, 11 से अबव तक, ठीक है। 11 से बाद हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज चलती है, ठीक है। तो अब हम इनको थोड़ा डीप में डिस्कस करते हैं कि ये होती क्या है। तो अब हम डीप में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, सेंसरी मोटर स्टेज। ये मैंने आपको क्या बताया था, 0 से 2 वर्ष तक, ठीक है। तो ये क्या होती है हमारी, इसमें हमारे क्या बोला है, सेंसेस आर टीचर्स, है ना। बच्चा रिफ्लेक्स एक्शन करता है, मतलब कि ऑटोमेटिक एक्शंस होते हैं उसके कुछ, है ना। सुनना, देखना, है ना, सुनना, देखना, सकिंग करना, है ना। और आप सोता भी हुआ भी कोई बच्चा रहेगा, उसके हाथ में अगर आप अपनी उंगली को रख देंगे तो वो बंद कर लेता है मुट्ठी, है ना। तो ग्रास्प करना, है ना। तो ये सारी चीज क्या होती है, इसका रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, वो उसमें पहले से ही फीड होते हैं ये कुछ एक्शंस, है ना। रिफ्लेक्स एक्शंस या हम कह सकते हैं ऑटोमेटिक एक्शंस, जो ऑटोमेटिकली करता है ना। तो यहां पर क्या बोला है, सेंसेस आर टीचर्स। सेंसेस क्या है, बच्चे के टीचर हैं, है ना। उसका सुनना, देखना, बोलना, है ना, ग्रास्प करना, सकिंग करना, तो ये सब क्या आ जाता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। उसके अलावा एक पॉइंट है गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर हमारा क्या होता है, मैंने आपको जो बताया था ना अभी, कि बच्चे को अगर हम नीचे छोड़ देते हैं तो वो स्विच को देख के स्विच में उंगली डाल के देखेगा। अगर स्विच बंद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर स्विच ऑन हुआ तो गड़बड़ हो सकती है ना। इसी वजह से हम स्विच को ऊपर रखते हैं ताकि बच्चे का हाथ वहां तक ना पहुंच सके, है ना। तो वो मतलब कि गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है उसका। कुछ भी चीज उसे दिखेगी उसको उसके एक्सप्लोर करेगा, कुछ एक्टिविटी करके, मतलब उसको खोल के देखेगा, उसमें हाथ डाल के देखेगा, है ना। ये सारी एक्टिविटी करता है बच्चा, है ना। उसके अलावा इसमें
ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस में क्या होता है, बच्चा आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात करता है ना। मतलब कि उसके सामने जो है वो है ना। ऑब्जेक्ट परमानेंस में क्या होता है, उसके सामने जो चीज है वो है, उसके आगे से जैसे उसके हाथ सामने पेन है तो वो एग्जिस्ट कर रही है उसके सामने, लेकिन अगर उसके सामने से पेन को हटा लिया तो वो चीज उसके सामने एग्जिस्ट नहीं करती, उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करती, है ना। मतलब कि ऑब्जेक्ट परमानेंस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस की क्या है, कमी है एक तरह से कह सकते हैं हम, क्योंकि वो उसके सामने है तो उसके लिए उसकी वैल्यू है, अगर उसके सामने नहीं है तो उसकी वो मतलब वस्तु एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ना। तो बच्चा क्या करता है, आउट ऑफ साइट नहीं सोच पाता, आउट ऑफ साइट हम बोल सकते हैं, और आउट ऑफ माइंड, है ना। उसके सामने जो चीज है उसके लिए सिर्फ वही एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उसके अलावा अगर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है हमारा कॉपी करना, है ना। किसी भी चीज की कॉपी करते हैं हम, है ना, तो वो होता है हमारा इमिटेशन। इसके अलावा इसे हम क्या बोल सकते हैं, डेफर्ड इमिटेशन, डेफर्ड इमिटेशन। तो ये होता क्या है डेफर्ड इमिटेशन, तो इसमें क्या होता है, बच्चा कुछ समय बाद रिपीट करेगा, है ना। मतलब कि कुछ भी एक्टिविटी होगी, आप लोग कुछ भी अपने बच्चों के सामने जैसे कुछ भी एक्टिविटी करते हो, है ना, तो बच्चा क्या करता है, थोड़े टाइम बाद उसी एक्टिविटी को कॉपी करता है ना। तो वो हो जाता है हमारा डेफर्ड इमिटेशन, ये आ जाता है हमारा डेफर्ड इमिटेशन में, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या करता है वो, सेंसिस से काम करता है ना। सेंसिस को टीचर बोला गया है, सेंसिस की मदद से काम कर रहा होता है। उसके अलावा क्या करता है, मोटर एक्टिविटी करता है ना, मोटर एक्टिविटी करता है। ठीक है, मतलब कि अगर उसको बोल देते हैं तो वो पूरे हाथ से पकड़ता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा मोटर एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद हमारी सेंसरी मोटर आपने सीख ली, है ना। रिफ्लेक्स एक्शन, सेंसिस टीचर है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है, वो हर चीज को एक्सप्लोर करेगा, हर चीज में उंगली डालने की आदत होती है उसके, है ना। हर चीज को खोल के देखने की आदत होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस में उसके सामने जो चीज है वो एग्जिस्ट करती है, अगर उसके सामने से हटा लिया तो वो चीज दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके अकॉर्डिंग, है ना। इमिटेशन, डेफर्ड इमिटेशन क्या होता है, इमिटेशन होता है हमारा कॉपी करना, और डेफर्ड इमिटेशन क्या है हमारा, मतलब कि आपके साथ आप कुछ भी कर रहे हैं एक्टिविटी अपने बच्चे के सामने, तो कुछ टाइम बाद उसी चीज को बाद में कॉपी करता है, वो होता है हमारा डेफर्ड इमिटेशन, ठीक है। सेंसरी मोटर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज पर। चलिएगा, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज हमारी 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष की हमारी क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या क्या आता है, फर्स्ट पॉइंट हमारा है प्री स्कूल एज, इसको हम क्या बोलते हैं, प्री स्कूल एज, है ना। मतलब कि जब बच्चा स्कूल जाता है उससे पहले की एज, है ना, उससे पहले की एज को हम बोलते हैं प्री स्कूल एज, ठीक है। उसके अलावा अब सेकंड पॉइंट हमारा एनिमिज्म, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, एनिमिज्म। तो अब ये एनिमिज्म क्या होता है, एनिमिज्म होता क्या है, ठीक है। तो अब बच्चा है, बच्चे के सामने वो एग्जांपल है ना, चींटी मर गई, है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी फीलिंग्स है ना, उनको भी होता है, उन्हें भी चोट लगती है। तो जब भी बच्चा रोता है ना, तो आप क्या करते हो, नॉन लिविंग थिंग्स, सपोज करो उसका पैर डेस्क से टकरा गया, है ना, टेबल से टकरा गया, तो क्या करते हैं, टेबल को मम्मी या पापा क्या करते हैं, टेबल को थप्पड़ मार देते हैं कि बस
इसको चींटी मर गई है ना, तो उसको लगता है कि उसका बदला पूरा हो गया, उसको भी चोट लगी होगी, तो वो चुप हो जाता है ना। मतलब उसके सामने क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स में भी फीलिंग्स है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये होता है हमारा एनिमिज्म। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो हमारा क्या होता है, ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक क्या होता है हमारा, बच्चा सेल्फ सेंटर्ड रहता है ना, बच्चा सिर्फ खुद खुद में ही रहेगा, है ना, सब कुछ ऑब्जर्व करेगा, सेल्फ सेंटर्ड रहेगा, उसे बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, बाकी दुनिया में क्या चल रहा है उसे कोई मतलब नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इरिवर्सिबल थिंकिंग। इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल थिंकिंग में वो बच्चे को दिक्कत आती है किस चीज में, कि जैसे उसको एक कॉन्सेप्ट है, सपोज 2 into 4 उसने सीख लिया, 2 into 4 उसने सीख लिया, है ना, क्या होता है 8। ठीक है, लेकिन अब उसको अगर हम बोल देना कि 4 into 2 करना है, तो वो बता नहीं पाएगा कि ये 8 होता है ना, मतलब कि 2 into 4 8 होता है, लेकिन 4 into 2 क्या होता है वो उसके दिमाग में सेम नहीं है ना। तो ये इस चीज में उसे दिक्कत आती है, मतलब कि इरिवर्सिबल थिंकिंग इरिवर्सिबल थिंकिंग है, रिवर्स नहीं कर पाता चीजों को। ठीक है, जैसे कि हमारी आइस है, आइस से हम वाटर बना सकते हैं, है ना, ये बात उसको पता है, लेकिन हम वाटर से वापस से आइस बना सकते हैं, ये थिंकिंग उसके दिमाग में डेवलप नहीं हो पाती इस स्टेज में। ठीक है, उसके बाद हमारा इरिवर्सिबल थिंकिंग के बाद आता है हमारा सेंट्रेशन। क्या आता है हमारा सेंट्रेशन, लैक ऑफ कंजर्वेशन भी बोल सकते हैं हम, लैक ऑफ कंजर्वेशन। तो सेंट्रेशन, लैक ऑफ कंजर्वेशन, ये क्या होता है हमारा, इसमें क्या है, बच्चा सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को देखता है ना, उसका एक ही एस्पेक्ट पे ध्यान जाता है, रिवर्स नहीं कर पाता, है ना, इसी की वजह से लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है। वही सेम एग्जांपल अगर हम लें, आइस से वाटर, मतलब कि आइस से वाटर तो बना सकता है लेकिन वापस नहीं जा पाएगा। ठीक है, वही होता है हमारा सेंट्रेशन में रहता है वो, उसी की वजह से हमारा क्या होता है, लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, तो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, तो ये होती है हमारी, मतलब कि बच्चा इलॉजिकली सोचता है ना, उसकी थिंकिंग में कोई लॉजिक नहीं होता, इलॉजिकली सोचता है, कुछ भी सोचेगा, है ना, मतलब लॉजिक के विदाउट लॉजिक, है ना, बियॉन्ड लॉजिक जाके वो चीजों को सोचता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सिंबॉलिक थॉट। सिंबॉलिक थॉट, जिसमें क्या है हमारी लैंग्वेज, सिंबॉलिक थॉट जिससे वो क्या सीख रहा होता है, लैंग्वेज सीखता है ना, जिससे क्या करता है, सिंबल्स थॉट से लैंग्वेज को सीखता है। उसके अलावा लास्ट है हमारा कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे प्री ऑपरेशनल स्टेज के। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज यहीं पर खत्म नहीं होता, इसको भी हमने 2 भाग में बांटा गया है, आइए डिस्कस करते हैं। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज को हमने 2 भाग में बांटा है, किस प्रकार से, एक हो गया आपका प्री कॉन्सेप्चुअल, है ना, एक हो गया आपका प्री कंसेप्चुअल, दूसरा होता है आपका इंट्यूटिव स्टेज।
ठीक है, इंट्यूटिव स्टेज। तो पहला आपका प्री कॉन्सेप्चुअल की एज जो होती है हमारी 2 से 4 वर्ष, ठीक है, और इनिशिएटिव एज क्या होती है हमारी 4 से 7 वर्ष, ठीक है। तो प्री कंसेप्चुअल में क्या आ जाता है, बच्चा क्या होता है, ईगोसेंट्रिक होता है ना। अभी आपको बताया था मैंने, ईगोसेंट्रिक होता है, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है। एनिमिज्म होता है, एनिमिज्म मतलब कि उसे लगता है नॉन लिविंग थिंग्स में भी फीलिंग्स है, उनको भी हर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद और क्या बोल सकते हैं हम इसमें, उसके अलावा हमारा सेंट्रेशन इसमें ही आ जाता है, सेंट्रेशन, ठीक है। बच्चा बर्फ से पानी बनाना सीख लेता है, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता कि पानी से वापस बर्फ में भी कन्वर्ट हो जाता, मतलब कि रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं आती उसमें, ठीक है। और इंट्यूटिव स्टेज में क्या है, सिंबॉलिक थॉट, जहां पर वो लैंग्वेज को सीखता है ना। उसके अलावा ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, ये क्या है, यहां पर इलॉजिकल बात करता है। इलॉजिकल मतलब कि बियॉन्ड द लॉजिक जाके सोचता है ना, कुछ भी सोचेगा वो, ठीक है, उसमें कोई, उसकी बातों में कोई लॉजिक नहीं होगा। तो सेंट्रेशन में क्या होता है, अब देखिएगा इसकी लिमिटेशन क्या है। बच्चा इगोसेंट्रिक है ना, सेंट्रेशन है, एनिमिज्म है, इरिवर्सिबल थिंकिंग है, लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिंबॉलिक थॉट है ना, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लैंग्वेज को सीख रहा होता है, ठीक है। तो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, थर्ड स्टेज। थर्ड क्या है हमारी, थर्ड क्या है, आपको मैंने अभी बताया था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, बिल्कुल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो हमारी 7 से 11 वर्ष तक चलती है। कब से कब तक चलती है, 7 से 11 वर्ष तक। तो आप लोगों की 2 स्टेज हो गई है। फर्स्ट हमारी सेंसरी मोटर जो 0 से 2 वर्ष थी, सेकंड हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 वर्ष थी, उसको हमने 2 भाग में बांटा था, प्री कंसेप्चुअल जो 2 से 4, और उसके बाद इनिशिएटिव स्टेज जो 4 से 7 वर्ष, ठीक है। अब हमारी थर्ड आती है क्या, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो ये हमारी कब से कब तक है, 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष। देखिएगा इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, बच्चे में क्या आता है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, लॉजिकल थॉट डेवलप हो जाता है, थॉट बिगिंस। 7 से 11 वर्ष की स्टेज, मतलब 7 से 11 वर्ष की स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, बच्चा लॉजिकली सोचने लग जाता है ना, लॉजिकली थिंकिंग उसकी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। उसके अलावा उसमें क्या आ जाता है, रिवर्सिबल थॉट आ जाते हैं। रिवर्सिबल थॉट क्या था, मतलब कि पहले उसे क्या था, आइस और वाटर। अगर मैं आइस और वाटर की बात करता हूं तो उसे पहले क्या था, रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं हो पा रही थी, मतलब कि वो समझ रहा था कि आइस से वाटर तो चला जाएगा, बर्फ से पानी बना सकते हैं, लेकिन हम वापस पानी से बर्फ नहीं बना सकते, है ना, ये सोचता था वो। अब क्या है, उसमें रिवर्सिबल थॉट उसका आ जाएगा, तो वो अब समझने लगेगा कि आइस से हम पानी भी बना सकते हैं और पानी से वापस आइस भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, डिसेंट्रेशन। क्या, डिसेंट्रेशन। तो डिसेंट्रेशन में क्या है, मतलब कि पहले क्या था, सेंट्रेशन में क्या था, एक मान लो 20 ml आपने पानी लिया है ना, एक बड़ी ट्यूब, लंबी ट्यूब में रख लिया, ठीक है, और एक आपने
छोटी मतलब कि चौड़ी वाली ट्यूब में रख दिया, इसमें भी 20 ml है, ठीक है, और इसमें भी 20 ml है। तो सेंट्रेशन मतलब कि पिछली स्टेज में क्या था, सेंट्रेशन में वो इन दोनों में ये नहीं पता लगा पाता था कि ये दोनों इक्वल है ना, उतना ही पानी है दोनों के अंदर, ठीक है। उसको ये लंबा है तो ये ज्यादा लगता था, ठीक है। लेकिन अब उसमें ये सोचने की क्षमता आ जाती है कि डिसेंट्रेशन में क्या होता है कि उसे समझ आ जाता है कि इन दोनों में इक्वल पानी है ना। चाहे आप इस कंटेनर को ले लो चाहे इसको ले लो, दोनों में इक्वल पानी है, ठीक है। यह है हमारा डिसेंट्रेशन। उसके बाद हम बात करते हैं कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन अचीव्ड हो जाता है ना, कंजर्वेशन आ जाता है। कंजर्वेशन अब होता क्या है कंजर्वेशन, तो चलो उसको जानते हैं। देखो मैंने यहां पर ठीक है, यहां पर 6 बॉल्स रखी इस प्रकार से, ठीक है, 6 बॉल्स रखी इस प्रकार से, और यहां पर क्या है अलग अलग रख दी। अगर हम पिछली स्टेज की बात करते हैं तो बच्चे से पूछते हैं तो बच्चे क्या बोलता, ये ज्यादा है ना। लेकिन अब क्या है, कंजर्वेशन आ गया है तो बच्चे को समझ आने लग गया है ये और ये क्या है, बराबर है, क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ए और बी दोनों इक्वल हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमारा क्या है, हमने कुछ फिगर बना दी, सर्कल बनाया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, है ना, फिर एक और ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, स्क्वायर बना दिया एक और। तो अब आपको मतलब कि बच्चे को समझ आ जाएगा कि इसको क्लासिफाई करना है कि ये दोनों फिगर सेम है तो ये एक कैटेगरी में आ जाएगी, ये स्क्वायर स्क्वायर सेम है तो ये एक कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। यहाँ पर थोड़ा होच-पोच हो गया है ना, मतलब कि ये दोनों स्क्वायर एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना। तो ये चीज उसको समझ आ जाएगी क्लासिफिकेशन में, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बाद आता है हमारा ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी होता क्या है, आइए जानते हैं ट्रांजिटिविटी को। तो उसमें क्या है, ए बी से बड़ा है। ट्रांजिटिविटी प्रोसेस में क्या होता है, ए बी से बड़ा है, ठीक है, और बी सी से बड़ा है, ठीक है। ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो यहां पर ऑटोमेटिकली क्या होता है, ए सबसे बड़ा है, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है। तो ये वाली प्रोसेस मतलब कि ए सबसे बड़ा हो गया, टोलर हो गया, लार्जर हो गया, है ना, ए सबसे बड़ा हो गया और सबसे छोटा सी हो गया। तो ये वाली थिंकिंग उसमें आ जाती है। ये होता है हमारी ट्रांजिटिविटी, मतलब कि हमें दो चीजें गिवन थी, ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो हमें ये समझ आ जाएगा कि ए सबसे बड़ा है और सी सबसे छोटा है ना। ये चीजें हमें समझ आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है लास्ट, क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग। तो इंडक्टिव रीजनिंग में क्या है, बच्चा एग्जाम्पल टू रूल होता है। इंडक्टिव रीजनिंग होती क्या है, एग्जाम्पल टू रूल, है ना, उदाहरण से रूल की तरफ जाते हैं हम, ये होता है हमारा इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। उसके अलावा लॉजिक बिगिंस होता है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं इसके अलावा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या चीज है, उसको भी जानेंगे। पहले इसको मैं रफ कर दूं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा, है ना। तो आप पढ़ रहे हैं अभी थर्ड पॉइंट, क्या, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो इसमें देखिएगा एक और चीज दी है, CCS। तो ये CCS है क्या, है ना, इसकी फुल फॉर्म चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं है ना। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इसकी फुल फॉर्म है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, है ना। बहुत से लोग वहां से बीएड करके बैठ जाते हैं ना, तो ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं है इसकी। इसकी फुल फॉर्म है क्या, सी से हमारा कंजर्वेशन आ जाएगा, कंजर्वेशन मतलब कि क्या है, कंजर्वेशन में बच्चे को समझ आ जाएगा
अभी आपको बताया था कि ये लंबे पाइप और चौड़े पाइप में जो पानी डाला है वो इक्वल है, ये समझ उसमें आ जाती है ना। उसके अलावा एक और एग्जांपल दिया था मैंने आपको, ठीक है, ये भी 6 बॉल्स हैं और अलग अलग रखा तो ये इक्वल है ना, ये भी 6 बॉल्स हैं, है ना। तो इसे समझ उसमें आ जाती है, कंजर्वेशन। और उसके बाद सी से क्या होता है, क्लासिफिकेशन। बच्चे को क्लासिफिकेशन की समझ आ जाती है, किस प्रकार से, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, है ना, सर्कल। तो एक और सर्कल बना दी तो उसको समझ आएगा इसको एक कैटेगरी में रखना है ना, एक और स्क्वायर हो तो समझ आएगा कि ये एक कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा एस से आता है सीरिएशन। सीरिएशन क्या होता है हमारा, मतलब कि एक सीरीज में लगाना किसी चीज को, है ना। सीरिएशन में क्या होता है, या तो हम उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं या फिर हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। ये ऑर्डर जो होते हैं ये हमारे होते हैं सीरिएशन के, है ना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की ओर, है ना। सबसे पहले हम सबसे छोटा लगाएंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, हम सबसे पहले सबसे बड़ा लगाते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट हम ना सबसे छोटा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से विपरीत रहते हैं, ठीक है। तो आपने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पढ़ लिया है। अब लास्ट हमारा टॉपिक रह गया है, मतलब लास्ट पॉइंट रह गया हमारा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, है ना। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज वो क्या है हमारी, किस वर्ष में रहती है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। एज क्या है उसकी, 11 और अबव। क्या है, 11 और अबव, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 एंड अबव, ठीक है। चाहिएगा इसको जानते हैं आप, इसमें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब कि वो वस्तु, आपको मैंने इंग्लिश की क्लास में समझाया था, वो चीजें जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब कि क्या है, अमूर्त, मतलब कि जिन चीजों को हम छू नहीं सकते, है ना, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो चीजें क्या होती है हमारी, एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। हवा, है ना, हवा हो गई, किसी की ऑनेस्टी हो गई, ईमानदारी हो गई, तो ये सब चीजों को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, है ना। लव हो गया, है ना, लव हो गया, काइंडनेस, है ना, ये सब चीजें, है ना, ये सब क्या है हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है ना। जो चीजें हमारी सिर्फ फील ओनली है, ना हम उसे देख सकते हैं और ना ही उसे छू सकते हैं, है ना, ये थिंकिंग आती है। उसके अलावा हमारी क्या आती है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, तो इसमें क्या है, हमारे 2 पॉइंट है ना। फर्स्ट हमारा क्या है, हाइपोथेसिस, सेकंड हमारा क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव क्या है हमारी, डिडक्टिव रीजनिंग जो हमारी रूल से एग्जांपल तक जाती है ना। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है हमारी, जो रूल से एग्जांपल की तरफ जाती है, रूल टू एग्जांपल, ठीक है। रूल से पहले हम रूल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हमारा क्या है, एडोलेसेंट एगोसेंट्रिक, है ना। एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म, सेंट्रिज्म है, सेंट्रिक नहीं है, सेंट्रिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या है, बच्चा सेल्फ कॉन्शियस होता है ना, सेल्फ सेंटर्ड होता है, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा सेल्फ कॉन्शियस होता है, सेल्फ सेंटर्ड भी होता है,
अब ये होता क्या है ना, आप लोगों को समझ नहीं आया होगा कि ये होता क्या है। तो अब देखो, जब हमारी एज होती है ना 11 या उससे ऊपर है ना, तो क्या होता है, अब हम जाते हैं कहीं बाहर जाते हैं ना, तो उन्हें लोगों को लगता है कि सारे ही लोग ना हमें ही देख रहे हैं, है ना। हमने अच्छे कपड़े नहीं पहने तो हम अपने आप को देखते हैं कि मैं अच्छा गंदा तो नहीं लग रहा, कि लोग सब मुझे ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मैं अच्छा लग रहा हूं ना, है ना। तो हम अपने पे काफी ज्यादा ध्यान देते हैं इस एज में, है ना। जैसे कि हमारा स्कूल, मेरी मतलब कि मैं अपने स्कूल की बात बताता हूँ। स्कूल में क्या था, फ्रेंड्स वगैरह आते थे, तो कोई जो बाइक लेके आता था ना, मेरा एक दोस्त था जो बाइक लेके आता था स्कूल में, है ना। तो उसको ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया, मतलब स्कूल में जितने भी बच्चे हैं ना, सब उसी को देख रहे हैं, है ना, उसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। तो ये इस प्रकार की थिंकिंग आती है हमारी कब, 11 या 11 से अबव की एज में, है ना। तो उसको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को कुछ और काम नहीं है, सब उसी को देख रहे हैं सब, है ना। सब उसको लगता है कि सब उसी पर ध्यान दे रहे हैं, तो अपना सब कुछ बाल वाल, है ना, ये मतलब ये सारी चीजों पर जो ध्यान देते हैं ना बच्चे, इसी स्टेज में सबसे ज्यादा देते हैं, ना। अपना ड्रेसिंग सेंस हो गया, बाल वगैरह, है ना, बाइक को लेके आते हैं, तो ये सब चीजें मैटर करती हैं इसी स्टेज में, है ना। तो उसको लगता है कि सब उसी को देख रहे हैं, है ना, जबकि ऐसा रियलिटी में नहीं होता। ठीक है, तो आपको मैंने चारों चीजें बता दी। आपको वैसे एक बार रिवाइज करा देता हूं। सेंसरी मोटर में क्या था, हमारी 0 से 2 वर्ष की स्टेज थी, है ना, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, मतलब कि बच्चे के सामने है वस्तु तो एग्जिस्ट करती है, सामने नहीं है तो नहीं करती। उसके अलावा ठीक है, और प्री ऑपरेशनल स्टेज है, उसके वो आती है 2 से 7 वर्ष। ठीक है, उसके अलावा थर्ड है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो आती है हमारी 7 से 11। उसके बाद आती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से अब। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लास समझ आ गई होगी। ये आप कोई भी किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, सीटेट के लिए तो मोर देन इनफ है ये, है ना। और अगर उसके अलावा आप केवीएस, DSSS में कोई भी एनीथिंग, मतलब किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए ये एक अपने आप में एक कंप्लीट बात है ना। जीन पियाजे की एक कंप्लीट थ्योरी है जो हमने आज डिस्कस की है। ठीक है, तो आप जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और आपके जो भी दोस्त, मतलब जो भी एस्पिरेंट्स जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं ना, किसी को भी अगर पढ़ना है तो ये जीन पियाजे की थ्योरी अगर आप इस वीडियो से आपने कर ली, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ भी चीज देखने की जरूरत नहीं है ना। अपने आप में एक कंप्लीट वीडियो है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।